मतलब क्या है? डिसिप्लिन वास्तव में अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी है ताकि इंसान अपने गोल्स अचीव कर सके। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का गलत मतलब निकालते हैं कि इंसान को हर वक्त रूखा और स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप डिसिप्लिन होने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। आपको वो करना चाहिए जो करने की जरूरत है, चाहे उस काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन या इच्छा कुछ भी हो। साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना और क्लियर बाउंड्री सेट करना भी सीखना होगा। ये समरी आपको प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करना, कमिटेड रहना और डेली ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए खुद को पुश करना सिखाएगी। साथ ही आप नए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखेंगे जो आपको और भी फ्लेक्सिबल और फोकस बनाएंगी। तो क्या आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? तो आइए फिर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं बिना देर किए इस पहले चैप्टर के साथ, जो कि है अटैक द डॉन। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। रोज सुबह 5 बजे कौन अपने बिस्तर से निकलना चाहेगा? लेकिन डिसिप्लिन लोग निकलते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पसंद है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने के स्ट्रॉन्ग कारण है। तो सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? इसीलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही हो तो ऐसे में काम करना आपको ज्यादा पावरफुल बनाता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। सुबह के वक्त आपका ब्रेन एकदम फ्रेश और क्रिएटिव कामों के लिए तैयार होता है, इसलिए आप अपने सारे क्रिएटिव काम इस समय कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, लर्निंग या अपने बिजनेस पर काम करना। अगर आपको लेट उठने की आदत है तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकें। आप अपने जॉब, फैमिली कमिटमेंट और उन डेली के टास्क को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे पहले जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है। आप अपने गोल्स को रिव्यू कर पाते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए प्लान कर पाते हैं। टोनी मॉरिसन एक सिंगल मदर थी जिनके 2 बच्चे थे। वो रैंडम हाउस में एडिटर थी, जो कि एक बेहद समय खाने वाला काम था। उन्हें पूरा दिन मैन्युस्क्रिप्ट एडिट करने के साथ साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था। दिन खत्म होते होते टोनी इतनी थक जाती थी कि उनमें कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, इसलिए वो सीधा बिस्तर पर ढेर हो जाती और फिर कुछ घंटों की नींद पूरी करती थी। टोनी राइटर बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें लिखने के लिए सिर्फ सुबह का वक्त मिलता था, इसलिए वो अपने बच्चों के उठने के पहले उठ जाया करती थी ताकि बिल्कुल शोरगुल ना हो। उसके बाद टोनी अपने बच्चों के लिए कॉफी बनाती और अपनी कल्पनाओं में खो जाती। उस वक्त उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होता था। वो उस समय ज्यादा फोकस्ड और इंस्पायर्ड होकर ज्यादा डेडिकेशन के साथ लिखने का काम करती थी। सूरज निकलने के बाद टोनी के लिए लिखना मुश्किल होता था। उनका मानना था कि उनके अंदर का राइटर सिर्फ सुबह ही एक्टिव होता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है। दिन निकलने के बाद टोनी एक रेगुलर वर्क फ्रॉम होम मदर बन जाती थी। उन्हें खाना पकाना होता था, बर्तन धोने होते थे, बच्चों की देखभाल करनी होती थी और अपने बिल्स भी भरने होते थे। एक ब्लैक लेडी होने के कारण टोनी को डिवोर्स के बाद अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। व्हाइट और प्रिविलेज्ड मर्दों के साथ काम करना आसान नहीं था। टोनी इस बात को बखूबी समझती थी कि वो अब बच्ची नहीं है। उन्हें जल्दी से एक बड़े की तरह अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी। यहाँ तक कि बेहद थके होने पर भी टोनी रोज सुबह जल्दी उठ जाती। उन्होंने राइटिंग को अपना सब कुछ दे दिया और 1970 में उनका पहला नॉवेल पब्लिश हुआ, द ब्लूएस्ट आई। टोनी ने कई नॉवेल, बच्चों की बुक्स, प्ले और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। उन्होंने नेशनल बुक अवार्ड, नोबेल प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल भी जीता है। अगर टोनी सुबह जल्दी उठकर लिखने के लिए इंस्पायर नहीं होती तो वो शायद कभी भी अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच बैलेंस नहीं बिठा पाती। तो अगली बार जब आपको आलस आए तो एक बार अपने सपनों को याद कर लीजिएगा। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं बनाना चाहते हैं? साथ ही उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठेंगे और लड़ेंगे? आपके पूर्वज भी सुबह जल्दी उठकर खेती बाड़ी किया करते थे, शिकार पर जाते थे और चीजें बनाया करते थे। बेशक वो सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन
अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। आप भी और ज्यादा अचीव कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठना वो आदत है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। उम्मीद है कि इस चैप्टर ने आपको एक बार फिर से अवेकन किया होगा, जगाया होगा उस प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस की नींद से जिसमें हम अक्सर घिर जाते हैं। तो इस चैप्टर को याद रखिए, नोट्स बनाइए और साथ ही साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। जस्ट शो अप। नेक्स्ट हैबिट जो आपके डिसिप्लिन को बढ़ाएगी वो है खुद को डेली कोई ना कोई काम करने के लिए फोर्स करना, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो। आपको डेली काम पूरा करना चाहिए और तब भी जब आपका कुछ करने का मन ना हो। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो 1 मील चलिए। अगर आप वायलिन बजाना सीखना चाहते हैं तो डेली 10 मिनट प्रैक्टिस को दीजिए। और अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो डेली कुछ पेजेस जरूर लिखिए। अगर आप एक बेहतर जॉब की तलाश में हैं तो नए क्लाइंट्स बनाइए। आप क्या करते हैं या कितना करते हैं ये मैटर नहीं करता। आप अपने एक्शन के नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से 90% आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोगों में या तो स्किल की कमी होती है या वो कंसिस्टेंट रहने में पीछे रह जाते हैं। वो कुछ लिखने, पढ़ने या काम करने के लिए मोटिवेशन मिलने का इंतजार करते रहते हैं। वो वर्कआउट करने या हेल्दी फूड खाने के लिए बीमार होने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि जब आपके पास हार मानने का कोई स्ट्रॉन्ग कारण हो तो भी हार मत मानिए। आप चाहे अपने सपने को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी ना उठना चाहें तो भी उठिए। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल्स नहीं है जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं, तो भी कोशिश करते रहिए। थॉमस एडिसन एक जाने माने जीनियस थे। अपने बेमिसाल इन्वेंशन के बावजूद उन्हें लगता था कि सक्सेस उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से नहीं मिली थी। वो बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन भी इतनी कमाल की नहीं थी और उन्होंने कभी भी अपने इन्वेंशन के बारे में सोचा तक नहीं था। एडिसन मानते थे कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट था लगातार अपने काम में लगे रहना। वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए किसी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते थे। वो तब भी काम करते रहते थे जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। एडिसन मानते थे कि अगर उनके लैब में कोई ग्रेट आइडिया आता है तो उसे पकड़ने के लिए उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए। अगर वो वहां नहीं होंगे तो वो कोई और बाजी मार ले जाएगा। एडिसन मानते थे कि टैलेंट या जीनियस हमारी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट होता है। डेली हार्ड वर्क करने और इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपने ऑर्डिनरी काम को भी ग्रेटनेस अचीव करने का मौका बना सकते हैं। एडिसन कुछ इन्वेंट करने के लिए इंस्पायर नहीं हुए थे। वो तो बस ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते थे जिनसे हमारी लाइफ पहले से बेहतर हो सके। लाउ गेहरिग इसका एक और ग्रेट एग्जाम्पल है। गेहरिग अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे जो यांकीज के लिए खेलते थे और अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। वो शायद ही कभी कोई प्रैक्टिस मिस करते थे और यहाँ तक कि चोट लगने या थकान होने के बावजूद भी वो बड़ी मेहनत से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करते। गेहरिग अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखते थे। वो अपने डाउट्स और बोरियत को दूर कर लेते थे। कभी अगर उनका बेसबॉल खेलने का मन नहीं होता था तो भी वो खेलते। गेहरिग को एक बार अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था और तब उन्होंने यांकीज को छोड़ने के बारे में सोचा। उनके स्काउट ने उन्हें रुकने के लिए मनाया और जाने नहीं दिया और उन्हें समझाया कि एक नॉर्मल प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर के बीच क्या फर्क होता है। गेहरिग समझ गए थे कि उन्हें बस प्रैक्टिस करते रहना होगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपने एक्शन के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो खूब प्रैक्टिस करें और हफ्तों तक बॉल हिट भी ना कर पाए, तो भी कोई बात नहीं। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के सामने टैलेंट फीका पड़ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल फील करें तो भी अपने दिल की मत सुनिए और डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी अपना काम करते रहिए। हमेशा याद रखिए कि कुछ करना कुछ ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। चाहे आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही क्यों ना हो, तो भी आप डिसिप्लिन के बिना नहीं जीत सकते। एक दिन प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होने से आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे और लगातार मोमेंटम बनाना होगा। आप आज जो करेंगे उसका असर कल दिखेगा। इसीलिए कंसिस्टेंट बने रहिए और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। नेक्स्ट चैप्टर है सीक डिस्कम्फर्ट। मॉडर्न लाइफ ने ना सब कुछ आसान बना दिया है।
आप एक क्लिक में ऑनलाइन पैसा रिसीव कर सकते हैं, गर्मा गर्म टेस्टी खाना ऑर्डर कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप अपने काउच पर लेटे लेटे पैसा भी कमा सकते हैं और उसे ऑनलाइन खर्च भी कर सकते हैं। यानी आप घर से कदम निकाले बिना भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इस कंफर्टेबल लाइफ की इंसान को लत लग जाती है। आजकल लोग हर रोज अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं। हम तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम स्मार्ट होम बनाने में लगे हैं क्योंकि हम घर का काम नहीं करना चाहते। हम शोर मचाने वाले बच्चों को हैंडल करने से बचने के लिए नैनी हायर कर लेते हैं। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये चॉइसेस भले ही हमारी लाइफ को इजी बना देती हैं, लेकिन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बर्बाद भी कर देती हैं। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा कंफर्ट देंगे तो आप खुद ही फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। लाइफ हमेशा आपके फेवर में नहीं रहेगी। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कहीं आपके सारे पैसे डूब गए या कहीं आपकी फैमिली या घर आपसे छिन गया तो क्या होगा? क्या आप इन टफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपनी कंफर्टेबल जिंदगी के गुलाम मत बनिए, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाली है। इसके बजाय खुद को रफ एंड टफ बनाइए। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप मैराथन में दौड़ सकें, बिना एसी के कुछ दिन रह सकें, वेट उठा सकें, ठंडे पानी से नहा सकें और इंटरनेट के बिना रह सकें। आपको अपना बैलेंस ढूंढना होगा। खुद के साथ बहुत ज्यादा सख्ती भी मत कीजिए और ना ही खुद को बहुत ढील दीजिए। कुछ कंफर्ट भी एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट को भी टेस्ट करते रहिए। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका बहुत अमीर थे क्योंकि उन्हें अपने पिता से काफी पैसा विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी दौलत को ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने रोम में पैसा इन्वेस्ट किया और पहले से ज्यादा अमीर हो गए। वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा आदत नहीं लगाई थी। कभी कभार सेनेका कुछ दिनों के लिए एक गरीब इंसान की तरह रहा करते थे। जब वो गरीब बनकर रहते तो उस दौरान बहुत कम खाना खाते और एकदम मामूली और सस्ते कपड़े पहनते। वो जमीन पर सोते और सिर्फ ब्रेड और पानी पीकर गुजारा करते। आजकल कई लोग ऐसा करने लगे हैं। वो रोज सुबह ठंडे पानी से नहाकर डिस्कम्फर्ट यानी तकलीफ या परेशानी को फील करते हैं। ये संपन्न लोग यानी कि प्रॉस्पर और एबंडेंट जानबूझकर डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपनी लिमिट को टेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन सेनेका इन सबसे अलग थे। इसका पहला कारण यह है कि उन्होंने दर्द को इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो लाइफ के गंभीर या निर्दयी हिस्से को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो 3 दिनों की इस तकलीफ को एक परीक्षा मानते थे जिसमें वो हर हाल में जीतना चाहते थे। दूसरा, सेनेका गरीब लोगों की जिंदगी खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे और उनके संघर्ष को समझना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। इससे उनके मन में अपनी दौलत को खोने का डर जाता रहा। जहां एक तरफ उनके ज्यादातर अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ सेनेका अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारने से भी नहीं घबराते थे। सेनेका रोमन सम्राट नीरो के स्टोइक इंस्ट्रक्टर थे। जब नीरो कुछ सनकी होने लगे तो सेनेका उन्हें छोड़कर जाना चाहते थे। वो अपनी आजादी के बदले सारी धन दौलत छोड़ने को भी तैयार थे। नीरो समझ नहीं पा रहे थे कि भला कोई अपनी बेशुमार धन दौलत को कैसे छोड़ सकता है। इसलिए नीरो ने डिसाइड किया कि वो सेनेका को जाने से रोकने के लिए जहर देकर मार डालेंगे। अब क्योंकि वो सिर्फ बेरीज और पानी पर गुजारा करते थे तो उनके शरीर पर जहर भी बेअसर हो गया। इस तरह सेनेका की अनकंफर्टेबल लाइफ चॉइस ने उन्हें बचा लिया। आपकी लाइफ चॉइसेस क्या हैं? अगर लाइफ में कभी मुश्किल दौर आया तो क्या वो आपको बचा पाएंगी? जो इंसान लाइफ में जीत जाता है वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लाइफ में किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाकर किसी भी तरह के हालात से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। सोचिएगा इस बारे में। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। सक्सेस अचीव करने के लिए बाउंड्री सेट करना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अक्सर कम आंका जाता है। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना नहीं सीखा तो आप औरों से पीछे रह जाएंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करने के लिए डेली अपना टाइम ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो पार्टीज, टीवी और फोन कॉल्स अटेंड करना जैसी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। हर चीज को हाँ बोलने का मतलब है आपके अंदर क्लैरिटी और पर्पस की कमी है।
आप खुद से ये सवाल पूछकर अपना पर्पस ढूंढ सकते हो कि मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? मैं अपने करियर, फैमिली और कम्युनिटी के लिए और क्या कर सकता हूं? फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज को डिसाइड कीजिए और बाकी सबको ना बोल दीजिए। हर बात के लिए अक्सर हाँ बोलकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही आप अपना सुकून और खुशी भी खो देते हैं। जब आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब आप खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि उस समय को आप रिलैक्स करने, रिलैक्सिंग बात लेने या कोई बुक पढ़ने के लिए यूज कर सकते थे। साथ ही आपकी फैमिली भी हर्ट होती है, क्योंकि जो टाइम आपने दूसरों को दिया उस टाइम का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के साथ खेलने या अपने घर की साफ सफाई करने या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल गुजारने में बिता सकते थे। दूसरों पर डिस्ट्रैक्ट करने का इल्जाम मत लगाइए, बल्कि दूसरों को अपना टाइम देने के लिए खुद पर इल्जाम लगाइए। ना कहना सीखना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप अपनी फैमिली, करियर और फ्यूचर ग्रोथ की चिंता करते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। बुकर टी वॉशिंगटन टस्केगी इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे। अपनी कंपनी की विजिबिलिटी और पहुंच बढ़ाने के लिए वो अक्सर ट्रैवल किया करते थे। साथ ही वो डोनर से बात करते, लेक्चर देते और फंड रेजिंग इवेंट्स भी मैनेज करते थे। इसके अलावा उन्होंने 5 बुक्स भी लिखी हैं। इतना सब कुछ करना इम्पॉसिबल सा लगता है, पर जब आप बाउंड्री सेट करने में माहिर हो जाते हैं तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होता है, जिसे आप अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। कुछ घटिया किस्म के लोग पीठ पीछे बुकर की बुराई करते थे। वो उन्हें सेल्फिश बुलाते थे क्योंकि वो उन्हें अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं करने देते थे। बुकर के पास एक ग्रेट मिशन था कि वो लोगों की जिंदगी बदलना चाहते थे और इसलिए उन्होंने दूसरी चीजों को ना बोलना सीखा। बुकर ने कभी भी इन क्रिटिक्स की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है और उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। बुकर का गोल था ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मर्द और औरतों को एकजुट करना। अगर वो खुद को डिस्ट्रैक्ट होने देते तो वो किसी को कुछ वैल्यूएबल सिखाने का गोल्डन चांस खो देते। हाँ कहने की यही कीमत है। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हो तो आप अपना टाइम किसी और चीज के लिए छोड़ रहे होते हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने, अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखने या किसी को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए ना कह रहे हो। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का शिकार बन सकते हैं। नए ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, डिनर पार्टीज अटेंड करना छोड़ दीजिए या एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेना जैसी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप नई चीजें ट्राई करते रहेंगे तो कभी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि ना कैसे बोला जाता है। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन रहे हैं। आप माफी मांग सकते हैं और हर उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ के विजन में फिट नहीं बैठता। अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे और अपना फोकस खो देंगे। आप अपने ड्रीम्स के बारे में भूलकर बेकार के कामों में उलझे रहेंगे। आप हर चीज के लिए कमिट नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। तो अगली बार किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने से पहले खुद से पूछिए, इसे करने के बदले में मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है? और इसका जवाब आपको ये याद दिलाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपको हाँ को बड़ी सी ना बदलने के लिए ये मोटिवेट भी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल चैप्टर है, क्योंकि ना बोलना सीखने के लिए बहुत ताकत लगती है शुरू में, फिर यह आसान हो जाता है। इसलिए इस चैप्टर के नोट्स अंडरलाइन कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए, ताकि आप इसके कोर को हमेशा याद रख सकें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। परफेक्शन इज अ वाइस मतलब विकार। परफेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी काम को परफेक्टली करने का ऑब्सेशन या जुनून होना। जब आप अपने हर काम के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। परफेक्शनिज्म कभी कभी तो अच्छा होता है, पर ज्यादातर अनप्रोडक्टिव होता है। इसे आप नार्सिसिज्म भी बोल सकते हैं। जब आप मानते हैं कि आपका काम दूसरों के लिए वैल्यूएबल है तो यानी आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बन गए हैं। इसमें आप सोचते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे क्या बनाएंगे, इसलिए आप खुद को और ज्यादा काम में झोंक देते हैं।
ताकि आप सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का काम दे सकें। और सच ये है कि यहाँ आप प्रोडक्टिव या डिसिप्लिन नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक बनिए। ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके काम की क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते। आप जो भी करेंगे उन्हें अच्छा ही लगेगा, चाहे वो कितना ही एवरेज क्यों ना हो। और अगर आप सिर्फ परफेक्ट जॉब की तलाश में रहेंगे तो कई गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप सिर्फ एक ही काम में अटके रहेंगे, जबकि आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। कुछ लोग टाल मटोल करते रहते हैं और इसे परफेक्शनिज्म का नाम देते हैं, लेकिन ये टाल मटोल करने वाले तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि उन्हें राइट मोटिवेशन या वर्किंग कंडीशन नहीं मिल जाती। वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। ये डेली स्लो प्रोग्रेस करने के बजाय किसी परफेक्ट मौके की तलाश में रहते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी गोल को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो आप बीच में नहीं रुक सकते, क्योंकि चीजें अभी अधूरी या इम्परफेक्ट हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक डरपोक इंसान हैं। इसके बजाय मोटिवेशन में कमी होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दुनिया में आपको अपना रोल निभाना है और ये रोल निभाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब जैसे मार्था ग्राहम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक फेमस कोरियोग्राफर थी। 1931 में वो सेरेमोनियल नाम के एक डांस के दौरान बीच में अटक गई थी, जो कि माया और एस्टेक कल्चर इंस्पायर्ड था। मार्था एक परफेक्शनिस्ट थी। वो अपने डांसर्स के हर एक मूव को क्रिटिसाइज कर रही थी और उन्हें लग रहा था कि वो अच्छा डांस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे उनकी रेपुटेशन को धक्का लगेगा। मार्था ने इस डांस को डिजाइन करने में पूरी सर्दियां बिता दी। सर्दी का मौसम अब खत्म होने को था और वो अपने काम से नाखुश थी। उनके डांसर्स को उनका नया रूटीन अच्छा लग रहा था। वो सब कमिटेड और टैलेंटेड थे, लेकिन मार्था को अपनी ही कोरियोग्राफी पसंद नहीं आ रही थी। उन्हें सिर्फ वही दिख रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और जिसे वो चेंज करना चाहती थी। वो अपनी ही क्रिटिकल थिंकिंग में फंस गई थी और वो नहीं समझ पा रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मार्था ने किसी से मदद नहीं मांगी, पर उन्हें फिर भी दूसरों से मदद मिल गई। उनके म्यूजिक डायरेक्टर लुइस होस्ट हमेशा उन्हें तुरंत डिसीजन लेने के लिए पुश करते थे। उन्होंने मार्था को समझाया कि लगातार प्रोग्रेस लगातार होती रहनी चाहिए, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। लुइस इकलौते शख्स थे जो मार्था को अपना डांस पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। लुइस के डिसीजन लेने की स्किल की बदौलत वो इस डांस को फिनिश कर पाए। बेशक उनका डांस परफेक्ट नहीं था। लियोनार्डो दा विंची भी मार्था की ही तरह थे। उन्हें भी अपनी पेंटिंग को पूरा करने में दिक्कत आती थी। स्टीव जॉब्स को भी परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम थी। मैकिन्टोश बनाते वक्त वो अटक गए थे। इसे पूरा करने के बावजूद भी वो इसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे और उन्हें एप्पल से निकाल दिया गया था। द इनविजिबल मैन जैसा मास्टरपीस लिखने वाले रैल्फ एलिसन ने ढेरों मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होंगी, लेकिन कभी दूसरी बुक पब्लिश नहीं कर पाए। क्रिएटर्स के लिए परफेक्शनिज्म का नतीजा बेहद डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बना पाते हैं जो उनके हाई स्टैंडर्ड में फिट हो सके, तो वो एक जगह अटक कर रह जाते हैं। ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को रोक देता है और आपकी चिंता को बढ़ा देता है। कुछ बनाने की प्रोसेस मजेदार होनी चाहिए। जब लोग ये बात भूल जाते हैं तो उनके पास सिवाय दुख, सिरदर्द और चिड़चिड़ाहट के कुछ नहीं बचता। अगर आप किसी काम को पूरा करते हुए बीच में अटक गए हैं तो आपको एक पुश की जरूरत है। आप खुद को पुश कर सकते हो या किसी फ्रेंड या एडवाइजर की हेल्प से परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ने से बच सकते हो। कुछ अमेजिंग क्रिएट करने के लिए इंस्पिरेशन या किसी मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपने काम में लगिए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जिस इंस्पिरेशन का आप इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको वो मिली ही नहीं तो क्या आप हमेशा के लिए एक जगह अटके रहेंगे? नहीं ना। तो फिर इस चैप्टर की इंटेंशन को समझिए, उसे नोट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और अभी फिलहाल साथ में आगे बढ़िए नेक्स्ट चैप्टर की ओर, व्हिच इज कैन यू गेट बैकअप। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स मिस कर दें, औरों से पीछे रह जाएं और कुछ लड़ाइयां हार भी जाएं। लेकिन इसके बावजूद आपका रिएक्शन इन एक्सपीरियंसेस के नतीजे को डिसाइड करेगा। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप दोबारा खड़े हो जाते हैं तो आप इससे लेसन सीखेंगे और ग्रो भी करेंगे और इंप्रूव भी कर पाएंगे।
लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं और ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते तो फिर आप एक लूजर बन के रह जाएंगे। देखिए, ना तो लाइफ परफेक्ट हो सकती है और ना ही कोई इंसान। आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आपको उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको अपना हाई स्टैंडर्ड मैनेज करना पड़ेगा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फेल होने के बाद आपके लिए दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। अपना ईगो साइड में रखते हुए अपनी गलतियों से सीखिए। आपको अपनी लाइफ जीनी है, आप पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना फ्यूचर बनाना है। आप यहाँ एक या अनेक गलतियों से हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपका एक मिशन है और आपको अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करते हुए हर हाल में लड़ना है। प्रोफेशनल लोग कभी हार नहीं मानते। वो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं वो उन्हें करना पसंद है। जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं तो फेल होने के बावजूद आप उस चीज को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। आपकी कॉलिंग या मन की आवाज ही वो चीज है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। तो क्या सिर्फ एक बार फेल होने की वजह से आप अपनी खुशी को गंवा देंगे? 1959 में प्रोफेशनल बॉक्सर फ्लॉयड पैटरसन बॉक्सिंग के मैच में इंगेमार जोहानसन से हार गए थे। उन्होंने जीतने के लिए कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग ली थी, मगर फिर भी कुछ तो था जिसकी कमी रह गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि उनमें कमिटमेंट की कमी थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि उनमें जीत की भूख ही नहीं रह गई थी। फ्लॉयड ने भी माना कि उनमें मोटिवेशन और पेशेंस की कमी थी। वो अपने स्किल्स को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनसे कुछ मूव्स मिस हो गए थे। रिंग के अंदर ये साफ हो गया था कि फ्लॉयड इस जीत के काबिल नहीं थे। उनका घमंड 7वें आसमान पर था और उनकी फाइटिंग स्पिरिट कमजोर थी। वो अपने ओपोनेंट से डरते नहीं थे, लेकिन हाँ, फ्लॉयड ने इंगेमार को खुद से कम समझने की भूल की थी और वही उनके हारने की वजह बनी।